नमस्कार पढ़ंतु, कैसे हैं आप सभी। फॉरेस्ट्री का एक और लेक्चर लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हूँ और आई होप कि अभी तक जितने भी लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कॉन्सेप्चुअल पार्ट और ऑब्जेक्टिव बेस्ड के हिसाब से। आज फॉरेस्ट्री का एक और लेक्चर जो है उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे वन कार्य आयोजना, दैट इज फॉरेस्ट वर्किंग प्लान। ओके, इस टॉपिक में डील करने से पहले एक आवश्यक जो सूचना है मैं आपको देना चाहूँगा। द पढ़ंतु क्लासेस की CGPSC की न्यू कोर्सेस स्टार्ट हो चुकी हैं और जिसमें रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। आप जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको प्रीलिम्स और मेंस की सारे लेक्चर्स जो हो चुके हैं वो भी आपको उस दिन से आपको मिलने चालू हो जाएंगे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। और हमारा जो द पढ़ंतु क्लासेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है शुरू से वो यही रहा है कि कम से कम या नॉमिनल कॉस्ट में, न्यूनतम शुल्क में हम लोग आपको शिक्षा प्रोवाइड करवाएं ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, सुरक्षित रह करके खास तौर पे वो अच्छी तरह के तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ ही नया आपका कोर्स चालू किया गया है, न्यू कोर्स, जिसमें प्रीलिम्स भी है और मेंस भी है। प्री प्लस मेंस की भी क्लासेस हैं और मेंस की हिंदी बैच अलग है और इंग्लिश की सेपरेट बैच है ना। तो यदि आप चाहें तो मेंस की इंग्लिश सेपरेट बैच भी आपको मिलेगी और सारे स्टडी मटेरियल्स जो हैं टॉपिक वाइज आपको मिलते चलेंगे, जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे। ओके, और पूरा कोर्स जब तक आपका कंप्लीट होता है तब तक ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो कोई भी वीडियो लेक्चर चाहे आप कितनी बार भी रिपीट करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक, और साथ ही साथ अपना नोट्स बनाते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है। ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी होंगी और लाइव क्लासेस भी हम लेंगे ताकि आपका जो डाउट क्लियरिंग सेक्शन है उसको हम लोग भी कंप्लीट कर सकें। ओके, तो रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां पर जा करके आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ओके, चलिए, फॉरेस्ट्री जो है उसमें वन कार्य आयोजना, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग प्लान क्यों तैयार करते हैं? प्लान हम तैयार करते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को हम सही तरीके से और सही समय पर उसकी पूर्ति कर सकें, उसको हासिल कर सकें। क्लियर। फॉरेस्ट वर्किंग प्लान भी एक तरीके से एक ऐसी लिखित स्कीम है, रिटर्न स्कीम है, जो कि फॉरेस्ट को प्रॉपर मैनेजमेंट और फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव हमने तैयार किया है, या कहूं कि फॉरेस्ट पॉलिसी जो हम लोग तैयार करते हैं, जैसे हमारा पहला फॉरेस्ट पॉलिसी जो आया था वो कब आया था? 1952 में। क्लियर। तो उस समय 1952 से उस पॉलिसी में जो भी बातें कही गई, फॉरेस्ट के से लेकर के उसके रेफरेंस में जो भी ऑब्जेक्टिव तैयार किए गए, उसको अचीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें समय समय पर थोड़े बहुत संशोधन होते रहते हैं, वर्किंग प्लान जो है उसमें चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये वर्किंग प्लान जो है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की एक रिटर्न स्कीम है जो उस पॉलिसी की कंटिन्यूटी को, उसकी निरंतरता को बनाए रखता है। जो भी एक्शन हमको लेना है, कार्रवाई जो करनी है, उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है और साथ ही साथ उस फॉरेस्ट के साथ जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं समय समय पर, उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो मेनली हमारा जो उद्देश्य होता है एक वर्किंग प्लान तैयार करने का, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, उसमें दो चीजें, एक द कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन टेकन, उसको बनाए रखना, नंबर 2 द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेस्ट, उसको कंट्रोल करना। जिसके लिए, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, लिखित रूप से योजना तैयार करते हैं, उसे को हम क्या कहते हैं, आपका फॉरेस्ट वर्किंग प्लान। ओके, अब मेन जो चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमको पूछी जाती हैं, उसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। नंबर 1 कि जो वन कार्य योजना होता है, याद रखेंगे, ये आपका 10 से 15 वर्ष का होता है। क्लियर है, 10 से 15 वर्ष के लिए फॉरेस्ट वर्किंग प्लान तैयार किया जाता है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं CGACF की, तो CGACF में के हिसाब से हम छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट वर्किंग प्लान को यदि देखेंगे तो आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की जो वन कार्य आयोजना है या फॉरेस्ट वर्किंग प्लान है वो 10 वर्षों के लिए तैयार की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्षों के लिए तैयार की जाती है। क्लियर है।
ओके, सो अब बात करें दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका, वो क्या है कि जो फॉरेस्ट वर्किंग प्लान है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है। ठीक है, जो मूल इकाई होती है वो होता है वन प्रभाग यानी कि फॉरेस्ट डिवीजन। ओके, जो प्रभाग है ना, वहां से ये वर्किंग प्लान जो है मेन आपका इंप्लीमेंट होना चालू होता है या वहीं से तैयार किया जाता है। ड्राफ्टिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक ये पूरा जो है वो क्या होता है, आपका फॉरेस्ट डिवीजन के हिसाब से काम करते हैं। क्लियर है बात? सो दिस इज द बेसिक यूनिट। क्लियर है? तो ये दो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले मैंने आपको बता दिए। नंबर 1, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान कितने वर्षों का होता है पूछा जाए तो 10 से 15 वर्षों का होता है। ठीक है, हो सकता है कि अलग अलग स्टेट या सर्कल के हिसाब से अलग अलग हो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा कितने वर्षों का होता है, तो 10 वर्षों के लिए वर्किंग प्लान तैयार किया जाता है, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान। ओके, और उसका बेसिक जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वन प्रभाग यानी कि फॉरेस्ट डिवीजन। ओके, नाउ अब बात करें कि इसका स्कोप क्या है, द स्कोप ऑफ द फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, या कहें कि दायरा क्या है। ठीक, सो नंबर 1, वर्किंग प्लान जो तैयार होता है उसमें मेनली आपको 3 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा सर्वे, दूसरा असेसमेंट और तीसरा आपका रिवीजन। क्लियर है ना? देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी मैं आपको बताते चल रहा हूं ताकि दोनों मीडियम, दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको बेनिफिट मिल सके। ओके, तो जो पास्ट, जो भी हमारे पास पिछला जो हो चुका है, जो प्लान हम लोगों ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया था, उन वर्किंग प्लान्स के आधार पर हम क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट होता है, और उसके आधार पर करंट वर्किंग प्लान के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक, वो हम लोग संशोधन करते हुए, हम रिवीजन करते हुए, करंट वर्किंग प्लान का रिवीजन करते हुए नया वर्किंग प्लान तैयार करते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, जो फॉरेस्ट पॉलिसी है या ऑब्जेक्टिव है, ठीक, उसके रेफरेंस में जो भी तथ्य हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि फॉरेस्ट पॉलिसी में जो बातें कही गई है, ठीक है, अब जैसे कि एक सिंपल सी बात, उसमें ये कहा गया है कि जैसे वन आवरण जो है वो आपका 33% होना चाहिए। क्लियर है? ये फॉरेस्ट पॉलिसी की बात है। क्लियर है? तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम जब अपना वर्किंग प्लान तैयार करेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज को इंक्लूड करेंगे कि हम जो भी प्लान तैयार कर रहे हैं, क्या उससे हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी का वो पॉइंट जो है वो कहीं उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है, क्या वो चीज हम लोग कवर कर पा रहे हैं कि नहीं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए वर्किंग प्लान तैयार करते हैं। क्लियर है? तो ये उसका दायरा है ना, कि एक फॉरेस्ट पॉलिसी और जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, उसके रेफरेंस में हमको वर्किंग प्लान को तैयार करना होता है। ठीक, नंबर 3, दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाना। क्लियर है? वी हैव टू मेक अ प्लान अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर एक्शन विथ रेफरेंस टू द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसको गेन करने के लिए हमको फ्यूचर में जो प्लान तैयार करने, उसके हिसाब से करंट वर्किंग प्लान को तैयार करना होता है। नंबर 4, वर्किंग प्लान तैयार करने से हमारे पास क्या होता है कि एक तो ये कि पिछला जो वर्किंग प्लान था उसका भी हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो उसके बेसिस पर एक रिकॉर्ड हमारे पास बनते जा रहा है। क्लियर है? अब एक वर्किंग प्लान, करंट वर्किंग प्लान भी हम लोग तैयार कर रहे हैं कि इन 10 सालों में अपने को क्या करना है या अगले 10 साल का वर्किंग प्लान क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो इससे ये हो रहा है कि हमारे पास प्रॉपर हर एक फैक्ट का एक कलेक्शन बन रहा है, उसका संग्रह हो रहा है, और वो सारे रिकॉर्ड्स को अपने को मेंटेन करना ये बहुत आसान हो जाता है जब हम लोग एक प्रॉपर वर्किंग प्लान तैयार करते हैं। क्लियर है? तो ये उसका दायरा है और उस वर्किंग प्लान से क्या बेनिफिट हो रहा है वो चीजें यहां पर देख सकते हैं। ठीक, अब बात करें कि ये वर्किंग प्लान, फॉरेस्ट वर्किंग प्लान या ये वन कार्य आयोजना जो है, ठीक, उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, ये फॉर्म कैसे होता है, बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो 3 चीजें हैं मेनली। तो एक तो ये कि मूल योजना होती है, उसमें मूल योजना मतलब ये कि एक कोई भी प्रीवियस प्लान नहीं होता हमारे पास, पूरी तरह से एक नया प्लान हम लोग तैयार करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को और अपने पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? नंबर 2, रिवीजन। अब रिवीजन दो तरीके से होगा, परंतु एक होगा बिफोर एक्सपायरी और दूसरा होगा अपॉन एक्सपायरी।
बिफोर एक्सपायरी मतलब ये कि जैसे कि आपका 10 साल का क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, ओके सॉरी फॉरेस्ट प्लान है, ओके वर्किंग प्लान। अब 10 साल का है तो समाप्त होने वाला है वो 10वें साल में, क्लियर है, ठीक। मान लीजिए 2010 में हमने स्टार्ट किया था, अभी 2020 में वो क्या होगा, समाप्त होगा। तो 2020 से समाप्त होने से पहले इन 10 सालों में कहीं पर यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है पर्टिकुलर उस फॉरेस्ट डिवीजन में, फॉरेस्ट टेरिटरी में, ठीक है, कुछ हैवी फॉरेस्ट डैमेज वहां पर होता है, कुछ भी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, तो फिर उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वर्किंग प्लान आपने तैयार रखा था, जो आपने बनाया था 2010-2020 के बीच में, ठीक, उसमें हो सकता है कि कुछ नई चीजें अपने को ऐड करनी पड़े, कुछ नई चीजें आपको क्या करनी पड़े कि पुरानी चीजों को हटा करके उसमें परिवर्तन करना पड़े, संशोधन करना पड़े, ठीक है। क्यों? क्योंकि अचानक ही सडन आपके पास एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गई हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट डिवीजन में कुछ नेचुरल डैमेज आ गई है, और अब आपको क्या करना है कि अब आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। मान लीजिए कि 10 सालों के वर्किंग प्लान में आपको ये टारगेट था कि इतना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए या फिर आपका इतना अचीवमेंट अपने को करना है, ऐसा, ठीक है। लेकिन अब नेचुरल डैमेज हो गया, तो जितना आपको करना था उतना तो नहीं हो पा रहा है कि नहीं। तो उसको कैसे रिकवर किया जाए, कैसे उसको अटेंड किया जाए, ठीक है, या उसके पास पहुंचा जाए, उस गोल के पास, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, बिफोर एक्सपायरी जो रिवीजन करते हो वो इस पॉइंट के अंतर्गत आता है, ठीक। उस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। तीसरी चीज अपॉन एक्सपायरी, मतलब ये कि 10वें साल जब वो बिल्कुल क्या होने वाला है, वो जो कार्य आयोजना है, वर्किंग प्लान जो है वो समाप्त होने वाली है, तो जस्ट जब वो समाप्त होने वाली है उसके पहले आपको एक रिवीजन करना होता है बेस्ड ऑन द पास्ट आपका असेसमेंट, क्लियर है बात। तो इस तरीके से ये तीन चीजें फॉर्मुलेशन में हमको याद करनी होती है। एक तो कोई भी प्रीवियस प्लान ना हो, ओरिजिनल प्लान हो। दूसरा, जो वर्किंग प्लान, करंट वर्किंग प्लान है उसका आपको रिवीजन करना होता है। एक वो होता है जब कोई नेचुरल डैमेज हो जाए, दूसरा रिवीजन वो होता है जो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आपको रिवीजन करना ही है 10 साल जैसे ही समाप्त होने वाला है उसके जस्ट पहले, क्लियर है। तो तीन चीजें फॉर्मुलेशन के दौरान। अब आगे देखो ड्राफ्टिंग क्या होती है, द ड्राफ्टिंग ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग प्लान। कैसे ये वर्किंग प्लान का प्रारूपण तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, वो ये कि फॉरेस्ट वर्किंग प्लान इसको एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है, ठीक है, इसको क्रियान्वित करने का जो काम होता है वो सबसे ऊपर जो रैंक में है वो होता है आपका CCCF, क्लियर है, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, क्लियर है बात, है ना, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्लियर है। तो ये एग्जीक्यूट करता है कौन, ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे, ओके। दूसरी चीज, एग्जीक्यूट क्रियान्वयन का काम करना फॉरेस्ट वर्किंग प्लान का वो CCF करता है, ओके। लेकिन प्रिपेयर कौन करता है, वर्किंग प्लान को तैयार कौन करता है, ड्राफ्ट कौन तैयार करता है पूछेगा, तो आपको वहां पर दो चीजें देखनी है। एक तो इसको करने वाला कौन, DFO, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, क्लियर है, प्रभागीय वन अधिकारी, और दूसरा एक होता है आपका वर्किंग प्लान ऑफिसर, ठीक है, कार्य आयोजना अधिकारी, दो अधिकारी। वर्किंग प्लान ऑफिसर जो है वो DFO के रैंक का ही होता है, ये भी आप याद रखें, ठीक है, सेम रैंक के होते हैं, है ना, जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं ना, ठीक है, तो उन्हीं को ही ये वर्किंग प्लान ऑफिसर के तौर पे उनको नियुक्त किया जाता है, क्लियर है। तो दोनों की रैंक जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, याद रखें, एक दूसरे के पूरक होते हैं, सेम लेवल के अधिकारी होते हैं ये, ओके। नाउ प्रिपेयर करने का काम तीन तरीके से हो सकता है। ड्राफ्ट प्रिपेयर करना या तो DFO खुद करेगा अकेले, दूसरा WPO करेगा, वर्किंग प्लान ऑफिसर, कार्य योजना अधिकारी, या फिर DFO और WPO ये दोनों मिलके करेंगे, क्लियर है ना। कैसे, अब देखते चलते हैं। अब देखो इसको मैंने कंपेयर करते हुए आपको बताया है, यहां पर लिखा हुआ है ताकि बेहतर तरीके से आप समझ जाओ। देखें DFO
ये जब वर्किंग प्लान तैयार करेगा तो उसका बेनिफिट क्या है, वो ये है कि नंबर 1, डीएफओ जो कि उस पर्टिकुलर डिवीजन का ऑफिसर है, मतलब ये कि वो पहले से वहां पे कार्यरत है, ठीक है। तो पहले से कार्यरत है तो उसके पास एडिक्वेट कर्मचारी होंगे, पर्याप्त रूप से वहां पे कर्मचारी उसके पास होंगे काम करने के लिए, क्लियर है, ठीक, मैन पावर होगा। दूसरी चीज, चूंकि वो डीएफओ और स्थानीय कर्मचारी पहले से वहां पे कार्यरत हैं, वर्किंग हैं, तो जो लोकल सर्कमस्टेंसेस होंगे, स्थानीय जो परिस्थितियां होंगी, उनको एक इनफ नॉलेज होगा, एडिक्वेट नॉलेज उनको होगा, विस्तृत ज्ञान होगा, ठीक है, जिसके आधार पर वो क्या करेंगे कि वो वर्किंग प्लान तैयार करेंगे, तो और बेहतर तरीके से वर्किंग प्लान तैयार हो सकता है। नंबर 3, जो भी करंट वर्किंग प्लान है उसका सही आकलन वो कर पाएंगे, क्लियर है, उसका प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन के साथ प्रॉपरली जो है असेसमेंट उसका वो कर सकते हैं, क्लियर है। एक अच्छा वर्किंग प्लान तैयार हो सकता है यदि वो डीएफओ के द्वारा तैयार हो रहा है, ओके। लेकिन डीएफओ की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। क्या? डीएफओ के अदर वर्क भी हैं, उसके रेगुलर जो ड्यूटीज हैं जिसको उसको पूरा करना है, नियमित जो कर्तव्य है उसको पूरा करना है, उसका एक हेक्टिक शेड्यूल होता है, पूरे डिवीजन को उसको संभालना है, क्लियर है। तो ये जो वर्किंग प्लान प्रिपेयर करना है वो ठीक तरीके से तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्रॉपरली समय समय पर मॉनिटर करना उसके लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है, रेगुलरली वो नहीं कर पाता, तो कुछ चीजों पे ध्यान नहीं दे पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, चूंकि ऑलरेडी वो उस डिवीजन में एक ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है, तो वहां के वर्किंग प्लान को हालांकि वो अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से वो पक्षपाती भी हो सकता है, क्लियर है, बायस्ड हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस एरिया पे वो काम कर रहा है, समझे कि नहीं, ठीक। तो ये चीजें उसकी लिमिटेशंस में आ जाती हैं। तो हो सकता है कि इस लिमिटेशन को कम करने के लिए ही एक अलग से नियुक्ति कर दी जाए, मतलब ये कि पर्टिकुलर उस डिवीजन का फॉरेस्ट ऑफिसर जो अभी वर्किंग प्लान तैयार कर रहा था, तो हमने क्या किया कि किसी और सर्कल या किसी और डिवीजन के किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को हमने वहां भेज दिया पर्टिकुलर किसी डिवीजन में, और वो एज अ वर्किंग प्लान ऑफिसर क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। मतलब अब वो उस जगह के लिए थोड़ा क्या है, नया है, ओके। तो उसका मतलब ये कि वो सारे एक्सपेक्ट पे ध्यान दे पाएगा, सारे पहलुओं पर ध्यान दे पाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय है, वो सिर्फ वही काम करने के लिए आया है, जस्ट टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द वर्किंग प्लान, क्लियर है कि नहीं, ओके। नाउ दूसरी बात यह कि चूंकि पर्याप्त समय है उसके पास, तो जो भी चीजें वहां पर हो रही हैं उस वर्किंग प्लान में तैयार करने के लिए वो क्या करेगा, सारे सर्कमस्टेंसेस पर ध्यान देगा, और वो उसके लिए क्या करेगा, एक प्रॉपर सही प्रिस्क्रिप्शन भी अप्लाई करेगा, व्यापक रूप से वो नुस्खे तैयार कर सकता है, क्लियर है कि हाँ ये वर्किंग प्लान यहां पर यदि हम कर रहे हैं, ये पॉइंट रख रहे हैं, लेकिन स्थानीय रूप से उन्होंने देखा, वहां पर जाकर के सर्वे किया तो पता चला कि नहीं ये चीज उसके लिए सही नहीं रहेगी, तो प्रॉपर क्या कर सकता है, उसका दूसरा एक अल्टरनेटिव निकाल सकता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन निकाल सकता है, ठीक है। दूसरा, क्षेत्र में नया है तो वो क्या होगा, बहुत कम बायस्ड होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बायस्ड नहीं होगा, पक्षपाती नहीं होगा, क्लियर है। तो जो वो वर्किंग प्लान तैयार कर रहा है वो विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी फेवर, ठीक है, वो एक निष्पक्ष रूप से क्या कर सकता है, वर्किंग प्लान तैयार कर सकता है, क्लियर है, ठीक, ओके। अब उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? तो भाई चूंकि वो उसको एक नई जगह पे वर्किंग प्लान ऑफिसर के तौर पे भेजा गया है, नियुक्त किया गया है, तो उसका मतलब यह है कि उसका पर्याप्त ज्ञान उस जगह का एकदम गहन अभाव रहेगा, क्लियर है, गहन ज्ञान का अभाव रहेगा, क्लियर है। दूसरी चीज, चूंकि वो नया है, अभी भी आया है, उसके पास पर्याप्त कर्मचारी का भी क्या रहेगा, अभाव रहेगा, इनएडिक्वेट उसके पास कर्मचारी एम्प्लॉय रहेंगे, क्लियर है बात, ओके। तो इस दोनों का कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी है। तो इसलिए हमारे पास एक तीसरा मेथड भी है। तीसरा मेथड क्या है कि डीएफओ और डब्ल्यूपीओ ये दोनों मिलकर के वर्किंग प्लान तैयार करें। इससे क्या होगा कि जो भी दोनों की लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से वर्किंग प्लान जो तैयार होने में प्रॉपर जो ड्राफ्ट जो
जो था वो तैयार नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या करेंगे कि दोनों मिलकर के यदि काम करेंगे तो दोनों की लिमिटेशंस जो है वो ओवरकम हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। क्लियर है बात? और इस तरीके से अच्छा वर्किंग प्लान तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अभी इस यहां तक हमने जो मेन हमको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैं बताऊं तो एक तो ये यहां से पूछ सकता है कि वर्किंग प्लान जो है वो क्या है, व्हाट इज वर्किंग प्लान। क्लियर है? तो आप याद रखें कि टू कंट्रोल द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड टू अचीव द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन एंड पॉलिसी, ठीक है, वी हैव मेड, उसके लिए एक रिटर्न स्कीम जो तैयार होता है जिससे कि फॉरेस्ट को बेहतर तरीके से मैनेजमेंट उसका किया जा सके, उसको हम लोग वर्किंग प्लान बोलते हैं। ठीक है? दूसरा आपका होता है क्या कि कितने वर्षों के लिए होता है। ठीक है? तो याद रखें 10 to 15 ईयर्स का वर्किंग प्लान तैयार होता है। ठीक, वर्किंग प्लान जो तैयार होता है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? तो सीसीएफ करता है, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट करता है, मुख्य वन संरक्षक। ओके, और ड्राफ्ट कौन तैयार करता है, प्रिपेयर कौन करता है? तो डीएफओ करेगा या वर्किंग प्लान ऑफिसर करेगा या फिर डीएफओ और डब्ल्यूपीओ दोनों मिल करके करेंगे। क्लियर है इतनी चीजें? ओके, तो ड्राफ्ट तैयार करना इन दोनों का काम, एग्जीक्यूट करना सीसीएफ का काम, ये सबसे ऊपर है। ठीक है, रैंक में। और ये चीजें, और एक ऑब्जेक्टिव आपका बनता है कि इसकी बेसिक यूनिट क्या है वर्किंग प्लान तैयार होने की। तो याद रखें कि ये डिविजनल लेवल पे तैयार होता है, प्रभागीय स्तर पे तैयार होता है। तो बेसिक यूनिट क्या हो गया? 1 प्रभाग। आई बात समझ में? क्लियर है? ओके, इतना ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वर्किंग प्लान में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर किया जाता है। ओके, उसके बारे में देखें। अब देखो, कार्य आयोजना जो काल होती है, ठीक है, वर्किंग प्लान पीरियड, वो होता है आपका कितना? 10 से 15 वर्ष का। ठीक है ना, 10 से 20 भी कहीं कहीं लिखा होता है, बट आप ये 10 से 15 याद रखिए। अब ये बहुत लंबा टाइम है, 10 से 15 साल, है कि नहीं? तो उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखना होता है, और वो 10 से 15 साल के तहत जो भी चीजें आ रही हैं वो सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हमको वर्किंग प्लान तैयार करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि व्हाइल वी प्रिपेयर द वर्किंग प्लान व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इंक्लूडेड और विच इज नॉट इंक्लूडेड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो आप याद रखें क्या क्या। नंबर 1, हमने जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई उसमें जो भी हमको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमको चाहिए, ठीक है, उसको ध्यान में रखना होता है जब वर्किंग प्लान तैयार करते हैं। जो साइज ऑफ द प्रोड्यूस है ऑफ फ्रॉम द फॉरेस्ट वी आर गेटिंग, उसको, उसके आकार को ध्यान में रखना होता है कि कितना हमको प्रोड्यूस चाहिए। फिर जो मेन जो क्रॉप है उसका रोटेशन पीरियड कितना है वो हमको देखना होता है। मतलब जैसे कि रोटेशन पीरियड मतलब क्या कि जब आपने वो ट्री लगाया, प्लांटेशन किया या बीज लगाया, उसके बाद से आपका फाइनल जो फेलिंग है, जो कटाई है, जहां से जहां तक वो एक उत्पाद के रूप में हमारे पास आ रहा है, वो टोटल रोटेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, जैसे सागौन का वृक्ष आपने लगाया, मान लीजिए वो सागौन का वृक्ष जो है वो आपका 20 साल में हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वो उसके लिए 20 साल जो है वो रोटेशन पीरियड कहलाएगा। ठीक है, तो उसके आधार पे हमको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग प्लान तैयार करना पड़ेगा। वनों से कुछ और भी जरूरतें हम पूरी आवश्यकताएं जो है, डिमांड जो है उसको पूरी करते हैं। जैसे कि आपका जो भी सतत है या रुक रुक कर जो कुछ फसल होती हैं जो हमको चाहिए, सस्टेन्ड या बोलना चाहिए कि इंटरमिटेंट जो क्रॉप होते हैं, तो उसको भी ध्यान में आप रखिए। ठीक, फसल की जो रीजनरेशन पीरियड जो होता है ना, पुनर्जनन अवधि जो होती है, उसको ध्यान में रखना होता है कि वो उस 10 साल में कितना बार हम उसको ले सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। फिर इन 10 सालों में पर्टिकुलर जिस एरिया, जिस लोकेशन में हम लोगों ने ये वर्किंग प्लान तैयार किया है, जिस डिवीजन के लिए है मान लीजिए, तो उस पर्टिकुलर डिवीजन का नेचुरल जो बिहेवियर है, प्राकृतिक जो बोलना चाहिए व्यवहार जो होता है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि कब वहां पर हो सकता है कि कभी सूखा पड़ जाए, तूफान है, बाढ़ है, इन सारी चीजों को, वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस को हमको ध्यान में रखते हुए वर्किंग प्लान तैयार करना होता है। ओके, कुछ जो ग्रोइंग स्टॉक है उसकी स्थिति को बराबर हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे पास स्टॉक है कि नहीं है, वो सारी चीजें। ठीक, और इसके अलावा जो हम वर्किंग प्लान तैयार कर रहे हैं, ठीक, जो वो वर्किंग प्लान में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ये कि कभी कुछ ऐसा है, जैसे हम लोगों ने देखा ना कि हम रिवीजन करते हैं, कुछ नेचुरल डैमेज हो गया या और कुछ, तो हम उसको संशोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर उसमें संशोधन की गुंजाइश हो, ऐसा हम वर्किंग प्लान तैयार करके रखेंगे। ठीक,
स्थानीय लोगों की जरूरतें, जो लोकल पीपल्स हैं उनकी डिमांड से पूरी होती रहे, और जो मार्केट की जो डिमांड है, मार्केट जो कंडीशन है वो भी आप उसमें ध्यान में रखते हुए एक वर्किंग प्लान पूरे 10 या 15 साल के लिए तैयार करते हो। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए सारी फैक्टर्स को ध्यान में रख करके वर्किंग प्लान तैयार करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं कि भाई देखिए, एक चीज होता है कि 10 से 15 साल के लिए हम वर्किंग प्लान तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब इन 10 से 15 सालों में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां जो है वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, कैसे? अब मान लीजिए कि जैसे कोई जो वहां पे ऑफिसर है, ठीक है, जो CCF हो गया, या फिर आपका WPO हो गया, या फिर आपका DFO हो गया, ये काम कर रहे हैं। अब हो सकता है कि इनका रिटायरमेंट हो गया है कि नहीं, तो बीच में वो रिटायरमेंट हो गया तो वो चल दिए, या फिर डेथ हो गई, या फिर कुछ भी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो अपने पद पे नहीं है, मान लीजिए, है ना। तो ये कंडीशन ऐसी बन सकती है क्योंकि लंबा टाइम पीरियड है 10 से 15 साल का। ओके, अब वो DFO जो है वो उसने क्या किया, वर्किंग प्लान तैयार करके वो चला गया। ठीक, वो अपने हिसाब से जो भी चीजें उसको फैक्टर्स उनको ध्यान में रखनी थी उसके आधार पर उसने बना दिया था, और फिर वो अब उसका रिटायरमेंट हो गया मान लीजिए, अब वो अगला कोई DFO आ गया। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, जो पहले जो DFO था उसके वर्किंग प्लान को उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, उसको पूरा देखना पड़ेगा कि क्या चीजें थी, नहीं थी। उसके बाद फिर जो नई स्थिति बन रही है उसके आधार पर फिर उस वर्किंग प्लान को चेंज करना, संशोधन करना, ये सारी चीजें हो जाती है कि नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या कि एक नया एक कॉन्सेप्ट बोला गया कि भैया ये ठीक है, वर्किंग प्लान जो है 10 से 15 साल का है वो तो अपन तैयार कर लिए, लेकिन अब उस वर्किंग प्लान में मान लीजिए कि पूरे 10 सालों के लिए अलग अलग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स उसमें बताए गए कि ये सारे उद्देश्य जो है इसको हमको करना है। ठीक है, सारे ऑपरेशंस हमको, एक्शंस हमको, कार्यवाही जो है वो करनी है। तो उसके लिए क्या किया गया कि एक एनुअल प्लान भी तैयार किया गया। अब ठीक है, वार्षिक योजना हम तैयार करते चले गए, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि वर्किंग प्लान में नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, उस पर्टिकुलर उसमें से एक ऑपरेशन को यदि तैयार करना है या उसके ऑब्जेक्टिव को हमको अचीव करना है तो उसके लिए एक एनुअल प्लान भी हम लोग तैयार कर देते हैं। क्लियर है? मतलब सिर्फ ये समझिए कि ये जो लॉन्ग टर्म जो आपका वर्किंग प्लान है उसको धीरे धीरे अचीव करने के लिए स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, उसके लिए एनुअल प्लान भी तैयार कर लिया जाता है। क्लियर है? ठीक, ओके। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन की। ठीक है, कि वर्किंग प्लान जो तैयार होता है, ठीक, उसकी हायरार्की क्या है कि किस तरीके से वो तैयार होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखो, एक तो ये कि वर्किंग प्लान जो निर्माण होता है, तैयार होता है, वो 2 स्टेप में होता है। ठीक है, कितने? 2 स्टेप में। एक होता है आपका पहला या प्रथम प्रारंभिक कार्य योजना, जिसको हम फर्स्ट PWR कह रहे हैं, द फर्स्ट प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान। दूसरा होता है सेकंड प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान, सेकंड PWR, द्वितीय प्रारंभिक कार्य योजना। ओके, अब देखेंगे किस तरीके से तैयार हो रहा है। फर्स्ट जो PWR है वो कैसे होता है, देखिए, जो कार्य योजना संरक्षक है, वर्किंग प्लान कंजर्वेटर, वो टेरिटोरियल DFO जो होता है, प्रादेशिक जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है, उसको 6 मंथ एडवांस में बोलेगा कि आप एक विवरण तैयार कीजिए, एक नोट तैयार कीजिए वर्किंग प्लान के लिए। क्लियर है? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने मंथ एडवांस में वो वर्किंग प्लान कंजर्वेटर टेरिटोरियल DFO से नोट्स मंगाता है या विवरण मंगाता है। क्लियर है? वर्किंग प्लान को लेकर के तो याद रखें 6 मंथ। क्लियर? नेक्स्ट, अब क्या होगा कि ये टेरिटोरियल DFO जो है, जो प्रादेशिक डिविजनल ऑफिसर है, फॉरेस्ट ऑफिसर, वो क्या करेगा, वो एक नोट तैयार करेगा, विवरण तैयार करेगा, और वो देगा किसको? टेरिटोरियल कंजर्वेटर को, उस प्रादेशिक संरक्षक को देगा, और वो प्रादेशिक संरक्षक जो है इसको वर्किंग प्लान कंजर्वेटर तक पहुंचाएगा। क्लियर? अब चलिए इस डायरेक्शन को हम ऐसे बना लेते हैं। क्लियर है? ये किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं ना। ठीक, वर्किंग प्लान कंजर्वेटर ने बोला 6 मंथ पहले कि भाई आप टेरिटोरियल DFO को कि आप क्या करो, एक नोट तैयार करके मुझे दो। ठीक है, अब ये क्या करेगा, टेरिटोरियल DFO नोट तैयार करके टेरिटोरियल कंजर्वेटर को दिया। अब टेरिटोरियल कंजर्वेटर वो वर्किंग प्लान कंजर्वेटर को जाके देगा। ठीक है, और फिर ये वर्किंग प्लान कंजर्वेटर जो है अपने ऊपर, यानी कि
चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को, CCF को ये आपका नोट देगा और उसके अकॉर्डिंग ये वर्किंग प्लान कंजर्वेटर ने जो तैयार किया दैट इज फर्स्ट PWR। ये प्रारंभिक रूप से आपका एक वर्किंग प्लान जो है वो तैयार हो गया। दिस इज फर्स्ट PWR। ओके, ये जो फर्स्ट PWR है, ठीक, ये आपका दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्लियर? पार्ट 1 जो होता है इसमें मेनली जितने भी फैक्ट्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, उसका एक विवरण होता है जिसमें अलग अलग चैप्टर्स होंगे। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहला चैप्टर होता है उसमें एक सामान्य विवरण होता है फॉरेस्ट का, जिसमें नाम और स्थिति, जिसमें उसका भूविज्ञान होगा, चट्टान होंगी, मिट्टी होंगी और क्लाइमेट होगा। ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका आता है किसमें, वो आपका आता है क्या, फ्लोरा एंड फौना का के बारे में विवरण होता है, मतलब कि वनस्पति और जो वन्य जीव हैं उसके बारे में। जो सामान्य जो कंपोजिशन है, संरचना है क्रॉप की, वो हो जाएगा, फॉरेस्ट का टाइप हो जाएगा, या जो क्रॉप है वो इसकी जो इंजरी है उसके बारे में वर्णन होगा, और उसमें वन्य जीवों के बारे में वर्णन होगा, फौना के बारे में। चैप्टर 3 बताता है कि कैसे जो भी वन उत्पाद है उसका यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए अलग अलग फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं वो बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताएगा कि आपका जो लोकल पॉपुलेशन है, जो स्थानीय जो आबादी है, वो कैसे वन उत्पादों को यूटिलाइज करती है, उनकी राइट्स क्या है और उनकी रियायतें क्या है। ठीक है, अधिकार, राइट एंड कंसेशंस, वो बताया जाता है। चैप्टर 4 में स्टाफ और लेबर के बारे में विवरण बताया जाता है कि स्थानीय जो फॉरेस्ट डिवीजन है उसमें कौन कौन से क्या क्या स्टाफ हैं। तो उसमें आपका एक तो सरकारी स्टाफ भी होंगे और आपके जो डेली वेजेस पे जो काम करने वाले, दैनिक मजदूरी वाले लेबर भी उसमें होंगे। चैप्टर 5 में बताया गया है कि प्रबंधन की क्या क्या प्रणालियां हैं, और चैप्टर 6 जो है वो आंकड़े बताता है कि जो ग्रोथ है, जो उपज है ना, उसके क्या स्थिति है। ओके, पार्ट 2 में जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसका एक प्रिस्क्रिप्शन उसमें दिया जाता है फ्यूचर के हिसाब से, जिसमें चैप्टर 1 जो है वो एक प्रपोजल होता है, प्रस्ताव होता है, उसका आधार क्या होता है और उसमें क्या क्या प्रबंधन के ऑब्जेक्ट हैं वो बताई जाती है। चैप्टर 2 में जो है वर्किंग सर्कल बनाने का उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें होता है पार्ट 2 में। ठीक है, तो ये आपका एक PWR इस तरीके से तैयार होता है। ओके, दूसरा सेकंड PWR ये कैसे होता है, तो देखो सेकंड PWR जो तैयार करेगा वो आपका तैयार करेगा कौन, वर्किंग प्लान ऑफिसर। ठीक है, जो कार्य योजना अधिकारी है वो तैयार करेगा। कैसे, तो ये WPO टूर पे जाएगा, क्लियर है, उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल पे या उस पर्टिकुलर डिवीजन पे जाएगा, वो फील्ड वर्क करेगा। ओके, उस फील्ड वर्क में जो भी जैसे फॉरेस्ट का टाइप क्या है, ठीक है, एरिया क्या है, लोकेशन क्या है ना, और बोलना चाहिए कि स्थानीय डिमांड्स क्या है, लोकल डिमांड्स हो गई, वहां पर फॉरेस्ट की कैनोपी क्या है, डेंसिटी क्या है, फॉरेस्ट स्पीसीज की ग्रोथ क्या है, वो सारी चीजों को वो कंसीडर करते हुए वहां पर टूर करेगा। ठीक है, और वहां पर वो देख करके फिर अपना एक रिपोर्ट जो है किसको देगा, जो वर्किंग प्लान कंजर्वेटर है उसको देगा, और फिर वो आगे जाएगा किसके पास, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट के पास जाएगा। इस तरीके से जो तैयार होगा वो आपका सेकंड PWR है। आई बात समझ में? ओके, तो इस तरीके से 2 स्टेप में ये आपका रिपोर्ट तैयार होता है। उस रिपोर्ट के आधार पे फाइनल आपका प्लान तैयार होता है, जो कि आपका फॉरेस्ट वर्किंग प्लान कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक, अच्छा, अब एक चीज हमको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो खास तौर पे MCQ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक, वो यहां पर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कि फील्ड वर्क जो होता है ना, जिसमें WPO जो है वो जा करके पूरा सर्वे कर रहा है, देख रहा है ना, कि ग्रोथ क्या है, डेंसिटी क्या है, एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, फॉरेस्ट का टाइप क्या है, क्लाइमेट क्या है, वो सारी चीजें वो देख रहा है। तो उसमें मेनली वो कौन कौन से ड्यूटी वो करता है, जिसके आधार पे वो एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करके जो है यह आगे बढ़ाएगा। ठीक है, जो WPC को और फिर CCF को, है ना, तो वो पूरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है मैं आपको बताते चलता हूं, देखिएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। वर्क प्लान ऑफिसर सेकंड PWR तैयार करने के लिए जो फील्ड वर्क करता है, उसमें एक तो आपका पहला जो होता है वो होता है कंपार्टमेंटल डिस्क्रिप्शन,
एक विवरण तैयार करता है जिसमें वो कंपार्टमेंटल हिस्ट्री को मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे कि वो बताएगा कि एरिया क्या है, सिचुएशन क्या है, सीमाएं क्या है, बाउंड्री। ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट में बात करेगा। उस एरिया का स्लोप क्या है, वहां की चट्टानें कौन सी है, मिट्टी कौन सी है, एल्टीट्यूड क्या है, ओवरवुड क्या है, अंडरवुड क्या है, अंडर ग्रोथ क्या है, क्वालिटी ऑफ क्रॉप क्या है ना, डेंसिटी, रीजनरेशन, वहां की वनस्पति, वहां के वन्य जीव, ये सबका एक हिस्ट्री देखेगा जिसको बोलेंगे कंपार्टमेंटल डिस्क्रिप्शन। ओके, इसके बाद फिर अब एक पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये स्टॉक मैपिंग आपको दिख रहा है जो दरअसल अलग अलग प्रजाति के जो वनस्पति हैं उसका वितरण दिखा रहा है, अलग अलग फॉरेस्ट टाइप को शो कर रहा है। ठीक, ये स्टॉक मैप तैयार कौन करता है पूछा जाएगा तो आप लेंगे क्या, वर्किंग प्लान रेंजर। ठीक है, WP जो रेंजर होता है वो इसको तैयार करता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि WPO जो है वो 20% ऑफ वर्क को क्या करता है, सर्वे करता है। ठीक है, अगर वो 20% वर्क को सर्वे कर लिया तो ये उतना उसके लिए पर्याप्त है और उसके आगे फिर वो PWR तैयार करने के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक, स्टॉक मैप जो आप देख रहे हैं ये एक पर्टिकुलर पैमाना इसका होता है, स्केल होता है जो कि 1:5000 से लेकर के 1:10,000 के बीच में होता है। ओके, ठीक है, इसमें मेनली स्टॉक मैप में क्या होगा, क्रॉप की कंपोजिशन होगी, फॉरेस्ट का टाइप होगा, क्रॉप की डेंसिटी होगी, साइट की क्वालिटी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज क्लास। ठीक है, अलग अलग आयु वर्ग का वितरण दिखाया जाएगा, इसमें एडवांस ग्रोथ दिखाया जाएगा और पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन का जो स्टेटस है उसको क्लियरली इसमें बताया जाता है। ओके, अब देखो तो ये सारी चीजों के लिए कुछ क्लासिफिकेशन है वो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जाता है। ये आप देखिए, अगला आपको दिख रहा है क्रॉप कंपोजिशन। इसमें आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा। ओके, प्योर क्रॉप, मेन क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉप और मिसलेनियस क्रॉप। ठीक है, कोई यदि शुद्ध फसल है या प्योर क्रॉप है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो एक ही प्रजाति का 75% से ज्यादा आपको वृक्ष दिखता है तो प्योर क्रॉप कहलाएगा। मेन क्रॉप में क्या होगा कि एक ही प्रजाति के 50 से 75% स्टॉक वहां पे होगा, क्रॉप होगा। मिक्स्ड क्रॉप मतलब क्या कि एक प्रजाति का 25 से 50% होगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग प्रजाति के वहां पे आपको दिखेंगे। ठीक है, वृक्ष, क्रॉप कंपोजिशन, तो मिक्स्ड क्रॉप कहलाएगा। फिर आपका आता है मिसलेनियस क्रॉप, जिसमें क्या रहेगा कि एक प्रजाति का 25% से भी कम स्टॉक वहां पे रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता है कलर। कलर के हिसाब से यदि बात की जाए तो देखिए अलग अलग स्पेसिफिक कलर होते हैं अलग अलग वनस्पति के। ओके, तो ये स्टॉक मैप को रीड करने के लिए आप समझ सकते हैं, कलर आपको दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे साल है तो साल वृक्ष के लिए आपका ब्लू कलर दिखाया जाएगा। टीक है यानी कि सागौन है तो उसके लिए आपका एक बर्न्ट सिएना कलर में दिखाया जाएगा। ठीक है, जली हुई अवस्था में। बैरन लैंड है, बंजर भूमि है तो उसके लिए पीला कलर। मिक्स्ड फॉरेस्ट यदि दिखाना है तो उसके लिए हरा कलर दिखाएगा। और यदि एक कल्टीवेशन एरिया को दिखा रहा है, ठीक है, जहां पे खेती हो रही है तो उसको अनकलर्ड में दिखाता है। ठीक है, उसका कोई कलर नहीं दिखाएगा। ओके, तो ये फॉरेस्ट टाइप के हिसाब से अलग अलग कलर में शो किया जाता है ताकि स्टॉक मैप को हम लोग क्लियरली रीड कर सके। फिर क्रॉप डेंसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ डेंसिटी की बात आती है वहां हम कैनोपी की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग सैटेलाइट जो इमेज कैप्चर करता है ना, टॉप व्यू जो लेता है किसी पर्टिकुलर एरिया का जहां एक फॉरेस्ट एरिया है वो, तो यदि ऊपर से देखने पर पूरा का पूरा आपको ग्रीनरी पार्ट आपको दिख रहा है, जमीन वाला हिस्सा बहुत कम दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि वहां पे क्रॉप की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये कि जो कैनोपी है वो क्या है, क्लोज्ड है ना। लेकिन वहीं जमीन वाला हिस्सा ज्यादा दिख रहा है और ग्रीनरी पार्ट जो है ऊपर से देखने पर कम दिखते जा रहा है, तो आप कहेंगे कि कैनोपी क्या है, ओपन होती जा रही है, कैनोपी या डेंसिटी उसकी कम होती जा रही है। क्लियर है? ओके, तो वैसे ही देखिए डेंसिटी को हम लोग 1 के स्केल में देखते हैं। यदि डेंसिटी 1 है तो आप कहेंगे कि क्लोज्ड कैनोपी है। ओके, 0.8 से 0.99 है तो वो डेंस कैनोपी क्लास कहलाएगा। ठीक है, घन कहलाएगा, सघन कैनोपी में आएगा। फिर आपका 0.6 से 0.79 है तो वो कम सघन में आएगा, फेयरली डेंस कहलाएगा। फिर आपका 0.4 से 0.59 के बीच में है तो वो थीन कैनोपी कहलाएगी।
0.2 से 0.39 है तो पूरा क्या हो जाएगा, खुली कैनोपी हो जाएगी, ओपन कैनोपी कहलाएगा। और यदि 0.2 से भी कम है तो वो स्पर्श कैनोपी में आ जाएगी, मतलब ये कि आपको उसमें जमीन वाला हिस्सा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, ग्रीनरी पार्ट बहुत कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्रॉप डेंसिटी। वैसे ही अलग अलग आयु वर्ग का जो वितरण होता है उसके आधार पे अलग अलग सिंबल का यूज किया जाता है। आपने स्टॉक मैप में देखा होगा, कहीं पे 0 है, कहीं पे 00 है, कहीं पे प्लस है, कहीं पे माइनस है, कहीं पे इक्वल का साइन दिख रहा है, तो वो क्या है, वो एज क्लास को बता रहा है, ठीक है। जैसे आपका सीडलिंग क्रॉप है तो उसके लिए 0 दिखाता है, ठीक है। सीडलिंग समझते हैं ना, यानी कि आपने क्या किया, आपने बीज जो आपने लगाया उस बीज से थोड़ा सा अंकुरण हो गया है तो वो सीडलिंग कहलाता है, ठीक है। तो वो 0 कहलाएगा। फिर आपका थिकेट्स ऑफ सीडलिंग तो 00, यानी कि सीडलिंग और थोड़ी ज्यादा हो गई है तो वो आपका 00 सिंबल लगाते हैं। पोल क्रॉप है यानी कि उसमें प्लस का साइन लगेगा, यानी कि जो क्रॉप है वो एक पोल के फॉर्म में आ चुका है, ठीक। फिर मैच्योर हाई फॉरेस्ट है उसके लिए माइनस लगता है। यदि ओवर मैच्योर फॉरेस्ट है तो उसके लिए इक्वल का साइन लगाया जाता है। क्लियर है, ओके, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि साइट क्वालिटी। साइट क्वालिटी जो है वो बताता है कि उत्पादकता जो है उसका एक रिलेटिव मेजर आपको बताता है, जो साइट क्वालिटी है वो, ओके। फिर इसी में आता है रीजनरेशन स्टेटस, मतलब ये कि पुअर है, फेयर है, गुड है, एक्सेलेंट है, ये उसमें बताएगा। क्लियर। तो ये जो चीजें हैं वो आपका एक प्रॉपर वर्किंग प्लान के लिए तैयार करने के लिए जो रिपोर्ट तैयार हो रहा है PWR, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड PWR हो, उसके लिए ये अलग अलग सिंबल्स वगैरह या अलग अलग परसेंटेज वगैरह यहाँ पे बताया गया है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर वर्किंग प्लान जो हमको तैयार करना है वो किस तरीके से तैयार होता है, कौन पहले तैयार करता है, फिर वो CCF तक कैसे पहुंचता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे देखी। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल याद रखने होंगे, मैंने जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं। क्लियर है पढ़ंतु? ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फॉरेस्ट में जो भी मेजरमेंट होता है फॉरेस्ट का या फॉरेस्ट स्टॉक का, जो भी चीजें हम मेजर करते हैं, चाहे डेंसिटी हो या स्टॉक का साइज हो, ग्रोथ हो, है ना, वो सब कैसे किया जाता है और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो किस चीज के मेजरमेंट के लिए काम आते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, सो थैंक यू सो मच।